इकोलॉजी की स्टडी करने वाले रिसर्चर्स को इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इकोलॉजिस्ट लिविंग थिंग्स और हैबिटेट्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। वैसे तो साइंटिस्ट नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी मॉडर्न टाइम्स में इन्वेंट हुई स्ट्रीम ऑफ स्टडीज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज जहां हम समझ रहे हैं कि अर्थ पर प्रेजेंट हर एक लाइफ की खासियत क्या है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ पर लाइफ की प्रेजेंस कैसे ग्रो होती गई। फिर हमने जाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिन्हें वन ऑफ द अर्लीस्ट स्पीसीज टू टेक बर्थ ऑन अर्थ माना जाता है। अब हम इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए जानने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स की आगे की डेवलपमेंट के बारे में। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट लिविंग स्पीसीज। अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अब हर ऑर्गेनिज्म की ये रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। इनमें वेदर, फूड, एयर क्वालिटी, वाटर, एनर्जी ये सब शामिल होते हैं। बेसिकली इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ किसी भी एनिमल के लिए सूटेबल हैबिटेट बनता है। Now, the study of organisms and how they interact with the environment around them is known as ecology. So, any animal with or without a suitable environment around him, बाकी animals के साथ या उसके habitat के around किस तरह behave करता है, इसके बारे में पढ़ना इसे ecology कहते हैं। आज हम ecology को समझकर उसके बारे में interesting facts भी जानने वाले हैं। इकोलॉजी की स्टडी करने वाले रिसर्चर्स को इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इकोलॉजिस्ट लिविंग थिंग्स और हैबिटेट्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए इन्हें रॉक पर उगने वाले और रहने वाले छोटे से इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े जंगलों में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स तक सभी डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। इस स्टडी का सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है क्वेश्चंस पूछना। साइंटिस्ट तरह तरह के सवाल लिस्ट डाउन करते हैं, जैसे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स अराउंड देम, व्हाट डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर करंट एनवायरनमेंट्स। इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए इकोलॉजिस्ट को हर प्रकार के लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत डीप जाकर सारी इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ती है। They have to study and observe all forms of life and their ecosystems throughout our world. क्वेश्चंस पूछकर उनके जवाब पाने के साथ साथ एक और मेथड है जिसे इकोलॉजिस्ट इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को अच्छी तरह समझने के लिए वो इस बात की गहराई तक जाते हैं कि अगर इकोलॉजी सही से फंक्शन ना हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस मेथड को आम भाषा में हम रिवर्स मैकेनिज्म कहते हैं। इकोसिस्टम में चेंजेस कई सारे रीजंस की वजह से आ सकते हैं, जैसे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आने वाले एनिमल्स में फैली हुई बीमारी, टेम्परेचर में सडन इंक्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस। ऐसे कई सारे रीजंस इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंडीशंस पढ़कर इकोलॉजिस्ट इस पर सोल्यूशन निकालते हैं और फ्यूचर में ये सिस्टम अफेक्ट ना हो पाए इसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं उसका भी एक थीसिस बनाते हैं। इसके बेसिस पर साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स कुछ पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना सबसे पहले 1960s के दौरान शुरू हुआ। तब तक लोगों में इस बात का ज्यादा अवेयरनेस नहीं था कि सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के हैबिटेट को इनडायरेक्ट वे में भी अफेक्ट कर सकते हैं। जब जंगल में प्रेजेंट डिटोरिएटिंग सिचुएशंस ह्यूमंस के सामने आने लगे, तब इस बात पर सिंसियरली एक्शन लेना शुरू हुआ। वैसे तो साइंटिस्ट नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी मॉडर्न टाइम्स में इन्वेंट हुई स्ट्रीम ऑफ स्टडीज है। 19th सेंचुरी से इस पर काम शुरू हुआ था और 1960s में जाकर इसे ऑफिशियली रिसर्च का सब्जेक्ट और नीड ऑफ द आवर माना गया। सबसे पहले यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि एनिमल्स का उनके हैबिटेट्स पर और वाइस एंड वर्सा हैबिटेट्स का एनिमल्स पर
किस तरह असर पड़ता है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा वैसे वैसे इन बातों पर भी गौर फरमाया गया कि हाउ एनिमल्स इंटरैक्टेड विद प्लांट्स, अदर एनिमल्स एंड शेप्ड द इकोसिस्टम्स इन विच दे लिव्ड। तब इन ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन्स निकल आई उन्हें आज तक रिकॉर्ड करके रखा गया है। बल्कि नए साइंटिस्ट इन पुरानी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ही रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। इकोसिस्टम की इंफॉर्मेशन इस तरह सालों से एक साइंटिस्ट से दूसरे साइंटिस्ट को पास ऑन की जा रही है। इस तरह अगर किसी साइंटिस्ट ने चाहा तो उसके पास पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन पर ही कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डिपेंडेंट है। ह्यूमन एक्टिविटी इकोलॉजी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फैक्ट्री से या फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन होता है उसका सीधा असर एनिमल के फूड पर होता है। इसे पूरा का पूरा फूड वेब अफेक्ट होता है। साथ ही किसी फॉरेन बॉडी का एक नए इकोलॉजिकल सिस्टम में एंटर करना भी इस बैलेंस को बिगाड़ सकता है। ऐसे फॉरेन बॉडीज को इन्वेसिव स्पीसीज कहा जाता है। इन्वेसिव स्पीसीज कैन बी एनी फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ब्रॉट बाय ह्यूमंस टू अ न्यू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स। इकोलॉजिकल सिस्टम में किसी के आने से जिस तरह बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही किसी एनिमल के उस सिस्टम को छोड़कर जाने से भी पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। इस इफेक्ट को डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। ऐसे अचानक होने वाले बदलाव बहुत बार एनिमल्स में स्प्रेड हुए डिजीजेस की वजह से या ओवर हंटिंग की वजह से ही होते रहते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट के बताए गए मेजर्स लेकर इकोलॉजी का बैलेंस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से नेचर में सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और हमारा प्लैनेट आने वाले जनरेशंस के लिए बेटर प्लेस साबित होगा। So friends, this was all about ecology. I hope आपने ये टॉपिक एंजॉय किया और इसे अच्छी तरह समझ भी गए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.